तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमारे फर्स्ट चैप्टर ने हमें 5 फंक्शंस के नाम बताए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, अनकंट्रोलिंग। हम जो हमारा सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, उसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वहां पे सोच विचार का काम किया। हमने सिर्फ ये सोचा कि यार हमें करना क्या है। भाई किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले तो सोचना होगा ना कि हमें क्या करना है। तो वहां सिर्फ हमने सोचा, हमने वहां पे बेसिकली क्या करा, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जब हम एंटर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमने ये तो सोच लिया ना कि क्या करना है, बट किस किस से कराना है, कौन किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब चीजें के बारे में हम वहां पर डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से लोगों को अपने यहाँ पे रखा जाता है, किस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, उन सभी चीजों के बारे में सोचा हमने। बेसिकली हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क किया अंडर द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, अब तक तो सिर्फ चीजें चल रही हैं। सपोज करो कि जैसे ये शोज वगैरह होते हैं ना, जैसे इवेंट होते हैं, ये जो कॉलेजेस में भी फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं सपोज, तो वहां पर भी क्या होता है, पहले एक प्लानिंग होती है, वहां पे भी प्लानिंग के बाद फिर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है कि यार भैया आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। फिर वो लोग रखते हैं जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, बट काम तो अभी भी शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ काम क्या हो रहा है, इन प्रोसेसिंग है। अभी तो सिर्फ एग्जीक्यूशन वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता ही डायरेक्टिंग की स्टेज पर आके है। वो नाम क्या है, डायरेक्ट प्लस आईएनजी। आईएनजी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज के क्या, एक वर्ब है ना, आईएनजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये काम हो रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सम इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी काम बिना इंस्ट्रक्शन के होता ही नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम है, बिना इंस्ट्रक्शन के हम लोग कोई काम नहीं करते। तो जैसे ही एक कोई, भाई सपोज करो एक परफॉर्मर है, डांस परफॉर्मर है उस इवेंट का, जब वो स्टेज पे पहुंचेगा और जैसे ही म्यूजिक बजेगा, तो म्यूजिक बजना इज इंस्ट्रक्शन की उसको डांस करना शुरू कर देना है। तो बिना इंस्ट्रक्शन के कोई भी काम नहीं होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही डायरेक्टिंग की स्टेज पे जाके होता है। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्टिंग के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, ये किस तरीके से दी जाती है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन है जहां पर एक्चुअल में आप एक्शन स्टार्ट करोगे। एज अ स्टूडेंट आप हमारी डायरेक्शन को फॉलो करते हो जब पढ़ते हो, जब हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये वाले चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो हमने आपको एक डायरेक्शन दी, उसके बेसिस पे आपने काम करना शुरू किया। लाइकवाइज हमें डायरेक्शन कहां से मिलती है, सीबीएसई के करिकुलम से। वो एक सिलेबस, एक सैंपल पेपर इशू करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसको देखकर हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है। तो डायरेक्टिंग का मतलब हमेशा ये थोड़ी होता है कि कमांड देना, ऐसे करके ऑर्डर देना। डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, सामने वाले को ये बताना कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्शन देना भी है, किसी को कमांड देना भी है, किसी को काउंसिल करना भी है, मोटिवेट करना भी है, किसी को लीड करना भी है, सुपरवाइज करना भी है, और एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करना भी है। डायरेक्टिंग इन सभी चीजों से बना है, क्योंकि डायरेक्टिंग का सीधा सा मतलब यही है कि अपने सबऑर्डिनेट को ये बताना कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डायरेक्टिंग की डेफिनेशन को समझे, तो इट रेफर्स टू टेलिंग द सबऑर्डिनेट, क्योंकि बिना बात के, बिना बताए काम शुरू होगा नहीं। सो डायरेक्टिंग इज टेलिंग द सबऑर्डिनेट व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, ये बताना कि भाई आपको क्या करना है। जब तक आप अपने सबऑर्डिनेट को ये बताओगे नहीं कि उसको क्या करना है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट कैसे करेगा। So directing is telling the people or the subordinate what to do and seeing that they do it. ये देखना भी है, ये नहीं कि सिर्फ बोलकर छोड़ दिया कि ये काम करना है, भाई देखना भी है कि वो उस काम को कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, with the best of their abilities, अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ वो उस काम को करें। अब जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ ना व्हाट टू डू,
मैंने आपको एक पूरा प्लानर दिया कि यार इस तरीके से आपको अपने हाफ ईयरली की प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने आपको बता दिया दैट व्हाट टू डू। उसके बाद टाइम टू टाइम आपके इवैल्यूएशन टेस्ट लेकर मैं ये देखूंगी कि आप अपने उस काम को कर रहे हैं अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ, क्योंकि अगर उसमें कोई कमी होगी तो मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूंगी आपके साथ मिलकर। ठीक है, सो डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना सही होता है, ये देखना कि हमारे सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं और वो उस काम को करें और अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज के साथ उस काम को करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। भाई अगर मुझे डायरेक्शन देना है ना, सो आई हैव टू बी फिट। तो जब भी हम फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कॉल मी फिट, कॉल मी फिट। ठीक है, यहाँ पर सी फिट से आपको यहाँ पे निमोनिक मिलेगा जिससे आप इसके फीचर्स को लर्न कर सकते हो, कॉल मी फिट। तो यहाँ पे जब फिट रहोगे तभी तो किसी को इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। तो सी से यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एफ से हमारे पास फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आई से इनिशिएट्स एक्शन और टी से टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस की। मैंने अभी आपसे कहा कि जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, काम शुरू नहीं होगा, और जब तक काम होगा तब तक डायरेक्शन जरूर होगी। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक आप उसके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तब तक डायरेक्टिंग चलती रहेगी। तो डायरेक्टिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती रहेगी। अगर आप अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो तो उन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के साथ डायरेक्टिंग चलती रहेगी। वही बात होगी कि जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक उसकी लाइफ है, तब तक आप यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई कौन किसको डायरेक्ट करेगा? एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है ना, तो फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक सुपीरियर डायरेक्शन देगा अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, सो एवरी मैनेजर डायरेक्ट इज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, जो जस्ट उसके नीचे काम करता है हम उसको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, फर्स्ट स्टेप लेना। इट इनिशिएट्स एक्शन। देखो, जब बाकी सारे जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो एक स्टेज तैयार कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि सपोज करो एक डांस परफॉर्मेंस होनी है, तो पहले भैया स्टेज रेडी हो रहा है, एक प्लानिंग हुई कि आपकी परफॉर्मेंस इस नंबर पर होगी, इस गाने पर आप डांस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमने लोगों को अलॉट कर दिया, उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने स्टाफ रख लिया। अब एज अ परफॉर्मर आप स्टेज पे खड़े हुए हो, तो जब तक आपके कानों में रोल्स, कैमरा, एक्शन, एक एक्टर भी कब परफॉर्म करता है? जब उसके कानों में ये वर्ड आते हैं। तो ऐसे एक डांसर कब परफॉर्म करना शुरू करके? जब उसके कानों में वो आवाज आनी शुरू होगी गाने की, तो वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन का काम करेगी ना। तो डायरेक्टिंग के लिए यही कहा गया कि परफॉर्म्ड विद द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप बाकी सभी फंक्शंस के साथ इसको परफॉर्म करते हैं, व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर सेटिंग फॉर एक्शन। बाकी सारे फंक्शन आपके लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं। सो डायरेक्टिंग से ही फिर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसी डायरेक्शन मिलेगी वैसे आपके एक्शन स्टार्ट। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हर एक जगह पर है, हर उस जगह पर जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट होंगे वहां पर डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा ही करेगा। तो जहां पर भी आपको सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप दिखता है वहीं पर आपको डायरेक्टिंग भी दिखेगा। एंड मैनेजर फ्रॉम टॉप टू बॉटम परफॉर्म दिस फंक्शन। और हर एक मैनेजर जो हायर लेवल पर है वो अपने से नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा। तो भाई देखो, टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करते हैं, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को डायरेक्ट करते हैं, और ऑपरेशनल लेवल के जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो वर्कर्स को डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग हर एक लेवल पर चलती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हमें डायरेक्टिंग के बारे में पता चली कि डायरेक्टिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम ये देखते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट को ये बताना दैट व्हाट टू डू, और ये देखना भी कि वो उस काम को करे विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। ठीक है, एंड टू लर्न द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग यू हैव टू कॉल मी फिट। जहां पर सी का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक डायरेक्टिंग भी चलती रहेगी।
सेकंड फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक मैनेजर अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। तीसरा, इनिशिएट एक्शन, बिना डायरेक्टिंग के एक्शन स्टार्ट ही नहीं होंगे। जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, जब तक इंस्ट्रक्शन, कमांड, मोटिवेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, डायरेक्टिंग शुरू नहीं हो सकती। उसके बाद टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट जहां पे भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है वहां पर डायरेक्टिंग एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग हमें बनाएगी क्या? आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव नोट के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे, दैट आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस। तो यहाँ पर आई से मतलब है इनिशिएट्स एक्शन, एम है हमारा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एस है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, आर है रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस टू चेंज, और जी है हमारे पास ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इनिशिएट एक्शन की बात करूं, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन को। तो आप देख रहे हो मैंने एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सेम लिखी है और आप भी सेम ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यार सेम ही तो पॉइंट है। अब वही चीज अगर आप इंपॉर्टेंस से पढ़ो, वही चीज फीचर में पढ़ो तो बात अलग थोड़ी हो जाएगी। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? आपके एक्शंस को इनिशिएट करता है। यहाँ पे बस मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज करो कि एक सबॉर्डिनेट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा, कि जैसे उन्हें 100 यूनिट्स का टारगेट मिला हुआ है। अब उस 100 यूनिट के टारगेट के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए था, 90 यूनिट्स बन चुकी हैं, 10 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल और चाहिए, पर उसकी परमिशन उसे अपने सुपीरियर से लेनी पड़ेगी। तो जब तक उसका सुपीरियर हाँ नहीं कर देता तब तक वो स्टोर रूम से जाके रॉ मटेरियल नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, वो अपने सुपीरियर के पास गया, उसने अपनी प्रॉब्लम उसके सामने रखी कि ऐसे ऐसे 10 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है। तो उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आप स्टोर रूम से जाओ, आपका जो भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है आप लेकर आओ और काम करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्ट्रक्शंस आई तो काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो डायरेक्टिंग है वो एक्शंस को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डायरेक्टिंग आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। अब आप लोग ही हो, आप लोग ना खुद अपने पोटेंशियल को समझते ही नहीं हो। ये हमारा काम है कि आपको ये बताना कि आपका पोटेंशियल क्या है। आप लोग समझते हो कि ठीक है, जब आप क्लास 11th में एंटर हुए तो क्लास 11th में आप एंटर हुए इस सोच के साथ कि यार बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, अब से तो बस जो 10th में गलतियां हुई हो गई अब उसे सुधारेंगे, बट 11th में तुम फिर वैसे ही रहे। फिर जब 12th स्टार्ट हुई ना तब भी तुमने ये सोचा कि इस बार तो चक दे फट्टे कर देंगे, पर अब तुम खुद ही देख सकते हो कि तुम लोग का क्या हाल है। तो जहां तुमने वो टारगेट सोचा हुआ था ना 80-85, अब वो शायद तुम्हें लगता होगा कि 60-70 भी पहुंच जाए तो बहुत है, जब तुम कोर्स कंटेंट को देख रहे हो। अब यहाँ पे हमारा रोल आता है कि हमें तुम्हें ये समझाना है कि यार नहीं, तुम आज भी 80-85 वाले हो। क्यों? तो अब यहाँ पर देखो, आप एक बात को समझो, आप सिर्फ हाफ ईयरली में जब अपनी तैयारी करते हो, अभी भी अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ उन वेकेशन से पढ़ते हो, उन हॉलीडेज से पढ़ते हो जो आपको पेपर के बीच में मिलती है, या सिर्फ 15-20 दिन पहले आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर उस 15-20 दिन को पढ़कर भी या उन हॉलीडेज के बीच में भी पढ़कर अगर आपके 40-50% मार्क्स भी आ रहे हैं तो तुम खुद सोचो ना कि यार अगर तुमने रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर दी तो तुम तो टॉपर बन जाओगे। तो तुम अपने पोटेंशियल को पहचानते क्यों नहीं हो? जो नालायक बच्चा होता है ना, सबसे ज्यादा दिमाग उसी में ही होता है। वो नालायक इसलिए होता है क्योंकि वो अपने दिमाग को 10 जगह भटका कर चलता है। अब ये हमारा रोल आता है इसमें कि हम आपको राइट ट्रैक पे लेकर आए, बट वो रोल तभी हम निभा पाएंगे जब आप हमारी डायरेक्शन को सुनेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि डायरेक्टिंग आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। कैसे? वो गाइड करेगा अपने एम्प्लॉयज को कि यार तुम में पोटेंशियल है, तुम्हें कैपेबिलिटीज है, तुम पहचानते ही नहीं हो। तुम वो 90% वाले, हर एक बच्चा 90% मार्क्स लेकर आ सकता है अगर वो चाहे तो, अगर उसे राइट डायरेक्शन मिले। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 90% नहीं ला सकता। मैंने खुद ने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिनकी कंपार्टमेंट दे दे के वो थक गए थे, लेकिन जब 12th क्लास में उनका रिजल्ट आया तो वो 90+ मार्क्स लेकर आए कि उनके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स भी हैरान हो गए कि इस बच्चे ने कैसे कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने अपने पोटेंशियल को पहचाना, राइट टाइम पे उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस आई कैन डू इट। तो यहाँ पे ये कैसे कर पाया? कुछ हमारी मदद थी, कुछ हमारे एफर्ट्स थे, कुछ उस बच्चे के एफर्ट्स थे। तो डायरेक्टिंग ना दोनों लोगों की तरफ से चल पाती है। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस आती है एम्प्लॉयज को ये समझाने में कि आपके अंदर पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क करो। थर्ड वन इज स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अब देखो,
कई बार ना मन मुटाव हो सकता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में भी कई बार होते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक बॉस और उसका जो एम्प्लॉय होता है उसके बीच में भी क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट यहाँ पर जब डिफरेंसेस आएंगे तो इसका असर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स पे पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। कैसे? कॉपरेट करके, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना है। यार तुम खुद सोचो, तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारी वाहवाही होगी, तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील होगा, आगे तुम्हारा करियर अच्छा बनेगा। बट इसके साथ साथ हम क्यों चाहते हैं तुम्हारे अच्छे नंबर आए? क्योंकि तुमसे ही हम हैं, तुम्हारे नाम से। एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, तो देखो तुम्हारे नंबर उसे पैसे नहीं देंगे, उसका काम उसे पैसे देता है। लेकिन एक टीचर के अंदर ना ये एक कह सकते हो कि एक इच्छा होती है कि जब उसके स्टूडेंट का नाम होता है ना, तो स्टूडेंट के नाम में, उसकी कहानी में एक लाइन उस टीचर की भी आ जाती है कि यार उस टीचर की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये चीज किस लिए है कि आपस में कॉपरेट किया। आपस में अगर मैं चाहे आपको कितना मर्जी समझा लूं पर तुम मेरी सुनना नहीं चाहते तो क्या कोई फायदा होगा? मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा तो तुम तो कुछ कर ही नहीं तो फायदा होगा ही नहीं। मेरी मेहनत और तुम्हारी मेहनत। और ऐसा भी होता है कई बार कि एक बच्चा बहुत एफर्ट्स कर रहा है, बहुत एफर्ट्स कर रहा है, टीचर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर उसे टीचर थोड़ा सा सपोर्ट कर देना तो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखो दोनों का कॉपरेशन चाहिए। जब तक दोनों साथ मिलकर नहीं चलेंगे, हाथ में हाथ लेकर नहीं चलेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि स्टेबिलिटी और बैलेंस कब आ सकता है? जब कॉपरेशन और साथ में कमिटमेंट भी हो। मैं कह रही हूँ कि मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम अगर मेरी तरह चले तो मैं तुम्हें 90+ दिलवा के रहूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन मेरे कमिटमेंट के साथ मुझे तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए, तभी हम बैलेंस रहेंगे, तभी स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब तुम आ जाए कल छुट्टी मारना शुरू कर दोगे तो वहीं पे बिगड़ जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस टू चेंज। ये सबसे बड़ी बीमारी है लोगों की कि जब उनको उनके कंफर्ट जोन से उठाया जाता है ना कि यार सुनो, सुबह कितने बजे उठते हो? 10 बजे उठते हो। यार 10 बजे उठ के काम नहीं चलेगा, क्लास आना है 7 बजे सुबह, तो तुरंत मनाई, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सॉरी नहीं आ सकते। अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि यार तुम आओगे, तुम्हारा फायदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और कई बार टीचर जानबूझ के भटकाने गए थे, पेपर बताऊंगी, पेपर आ जाना, लीक पेपर लीक होगा उस दिन, सब बताया जाएगा तुम्हें, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आपका ये जो रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन। कि जो तुम मना कर देते हो ना एकदम तो सुनते ही कि अच्छा हम नहीं कर सकते काम, हमें क्यों, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। तुम्हें समझाना पड़ेगा कि इससे तुम्हें फायदा है। अगर तुम इस चेंज को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें फायदा होगा। अब जैसे कि जब कोरोना का टाइम था तो जूम क्लासेस स्टार्ट हुई, तो पता है जब जूम क्लासेस स्टार्ट हुई, देखो हम जैसे लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी से मतलब कंफर्टेबल हैं। बट बहुत सारे जो पुराने टीचर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि बच्चे भी थोड़े से ऐसे थे कि भाई कर रहे थे हरकतें। तो ऐसे में यार हमें समझाना पड़ा उनको कि देखो करना तो पड़ेगा, नौकरी बचानी है तो भाई ये काम सीखना पड़ेगा आपको। वो लोग सीखना नहीं चाहते थे कि हमें नहीं सीखना, बट उन्हें समझाया कि ऐसे अगर आप सीखोगे तो आपका फायदा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉयज को समझाना है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या करा, कंप्यूटराइज सिस्टम लगा दिया कि सबको कंप्यूटर आना चाहिए। तो उसके लिए वो सिखा रहे हैं, वो कह रहे नहीं हम नहीं सीखना चाहते। अरे सीखोगे तुम्हारा करियर आगे बढ़ेगा। हर जगह पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी जाती है आजकल। तो रेसिस्टेंस टू चेंज को अवॉइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। कैसे? हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम टाइम टू टाइम आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपको लीड करते हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ, चिंता मत करो। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो चेंजेस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना चाहते हैं ना, वो हम चेंज हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, लास्ट, ग्रुप एफर्ट। वही वाली बात कि डायरेक्टिंग इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को अकेला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन में, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, भाई सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और जब सब काम करेंगे तो ही जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। तो डायरेक्टिंग कहता है कि यार हर एक इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिंग हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के अंदर। और गुड लीडरशिप एबिलिटीज लीड्स हिज टीम इन सच अ वे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को इस तरीके से लीड करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाएं। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंस है हमारे डायरेक्टिंग की, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा कि डायरेक्टिंग एक्शंस को इनिशिएट करेगा। डायरेक्टिंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हो वो डायरेक्टिंग की स्टेज से ही करते हो। दूसरा, डायरेक्टिंग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में मदद करता है कि वो अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाने, जिससे उन्हीं का फायदा होने वाला है।
स्टेबिलिटी और बैलेंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, गड़बड़ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ना एम्प्लॉइज के लिए ना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेटर है कि कॉपरेशन और कमिटमेंट के साथ हम स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखें। रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि ये जो लोग अपोजिशन करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको समझाना है, बताना है कि क्यों ये चेंज लाया जा रहा है और इससे तुम्हारा क्या फायदा है, ताकि वो इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है ये, कि डायरेक्टिंग क्या करेगा, सभी लोगों को कहेगा कि यार तुम सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, तो सभी के एफर्ट्स को एक साथ लेकर आएगा और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में उसको ऐड ऑन करेगा। एक अच्छा लीडरशिप ये सारे काम कैसे करेगा, अपनी लीडरशिप एबिलिटीज के साथ, ठीक है। और जब आप ये कर लोगे तो आप हो जाओगे आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस, ठीक है। अब डायरेक्टिंग हम करते किन चीजों के थ्रू है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं होता कि लोगों को ये कह देना कि भाई ये काम करना है, गाइडेंस भी देनी होती है, काउंसलिंग भी करनी होती है, मोटिवेट भी करना होता है, उनकी जो एक्टिविटीज होती है उसको सुपरवाइज भी करना होता है, उनको लीड भी करना होता है और उनके साथ कम्युनिकेट भी करना होता है। तो इसीलिए हमारे पास डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, जो कि है मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। और बहुत ही डिटेल में हमें इन एलिमेंट्स को पढ़ना है एक्सेप्ट सुपरविजन। हमारे पास जो कोर्स के अंदर सुपरविजन का सिर्फ आपको मीनिंग समझना होगा, बाकी तीनों को बहुत डिटेल में हमें जानना है कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास डायरेक्टिंग के, 4 एलिमेंट्स हैं, बट आइडेंटिफाई करने के लिए चारों में से कोई सा भी आ सकता है केस स्टडी में, ठीक है। कौन कौन से हैं, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब आज हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। मोटिवेशन क्या मतलब होता है मोटिवेशन का, हम लोग बहुत इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीचेस को देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख के बड़े हम लोग इंस्पायर हो रहे होते हैं, वो बड़ी बड़ी आपको बहुत सारी बातें बताते हैं और उसे देख के लगता है कि हाँ बस तू ही है सब कुछ, आज जो आज तूने बोला वो हमें दिल से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब हमें जरूरत होती है कि यार कोई हमें आके कोई चीज बताए। बहुत लोगों की लाइफ स्टोरीज हमें मोटिवेट करती हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से काम नहीं चलता, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। अब फिर से मैंने एक वर्ड बोल दिया मोटिवेट, बट एक्चुअल में ये मोटिवेट का मतलब क्या है? मोटिवेट का सिंपल सा मतलब ये है कि इट इज द प्रोसेस, पहली बात तो ये एक प्रोसेस है किस चीज की, ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल। अभी जो वर्ड है ना स्टिमुलेट, मैं तो इसको इस तरीके से बोलती हूँ कि आप चुपचाप बैठे हुए थे, आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, सोफे पे आराम से पसर के, कोई आया और आपको एक पिन चुबा के भाग गया। जब कोई आपको पिन चुबा के भागेगा तो आपकी एनर्जी एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी ना। अब आप मोटिवेट हो गए, अब आप एकदम से एनर्जी आई और उसको मारने के लिए भागोगे। भाई यही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि मोटिवेशन के अंदर हम तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे, हम तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें रखेंगे कि तुम ये जो बैठे थे ना आराम से अपने कंफर्ट जोन में, तुम उठकर खड़े हो जाओगे और भागने लग जाओगे उस चीज के पीछे। सो दिस इज मोटिवेशन। सो मोटिवेशन का मतलब क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल। स्टिमुलेट का मतलब होता है आपकी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन। यहाँ एक्शन चाहिए, डायरेक्टिंग में बैठे बिठाई वाली तो चीज ही नहीं है, बैठने बिठाने वाली चीज हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें करना है एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। अगर यहाँ तुम्हारा डिजायर्ड गोल था कि जिसने मुझे पिन मारे उसे मार कर आना है, तो भाई उसके लिए भी भागोगे। और अगर जो भी चीज मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगी कि यार ये काम करना है, अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 ले आए आप, तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। तो भाई अगर तुम्हें वो चॉकलेट चाहिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, 10 आउट ऑफ 10 लाने पड़ेंगे। हमारी मम्मी तो बचपन में ऐसे लुभा देती थी हमें, आजकल के बच्चे कहाँ लुभा पाते हैं ऐसे, आजकल नहीं होता ये। सो मोटिवेशन क्या है, डिजायर्ड गोल्स तक पहुंचाने के लिए अपने यहाँ के लोगों को क्या करना है, एनर्जाइज करना है कि यार आपको ये काम करना होगा। और कोई भी व्यक्ति बिना जब तक उसे कुछ मिले ना तो अपनी सीट से खड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मोटिवेशन के साथ आपको मैं 2 टर्म्स बताऊंगी जो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं, जिसमें पहला टर्म है मोटिव। हम लोग मोटिव वर्ड यूज करते हैं बहुत बार, किस चीज के लिए, पर्पस, एम, टारगेट, ऑब्जेक्टिव के लिए, बेसिकली आपके गोल के लिए आप मोटिव वर्ड को यूज करते हो। बट हम जब यहाँ पर मोटिव की बात करेंगे ना, तो मोटिव्स क्या है, हमारी इनर स्टेट है। मुझे दिख रहा है कि यार अंबानी के पास बहुत पैसा है, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, मैं कमाना चाहती हूँ उसके जितना पैसा, बट मैं आराम से बैठी हुई अपने सोफे पे, तो क्या मैं इतना पैसा कमा पाऊंगी? नहीं। जब तक मेरी इनर स्टेट मुझे एक्टिवेट नहीं करेगी ना, जब तक मेरी इनर स्टेट ये नहीं कहेगी कि यार ये काम करना है, इंटरनली अगर आप उस चीज को फील नहीं करोगे तब तक आप किसी काम में लग नहीं सकते। तो मोटिव को कहा गया कि ये वो एनर्जी है
ये वो आपकी इनर स्टेट है जो आपको एनर्जी देगी, जो आपको एक्टिवेट करेगी, जो आपको मूव करेगी, डायरेक्ट करेगी आपके बिहेवियर को किस तरफ, उस गोल की तरफ। अगर आपने आपके माइंड में आपको रोज रात को एक सपना आता है कि यार मुझे इस तरीके की जिंदगी जीनी है, तो जब इस तरीके की जिंदगी जीने का आपका एक मकसद हो जाता है ना, तो आपकी इनर स्टेट अराइज होती है। ठीक, उसी तरीके से हम बात करते हैं फिर मोटिवेटर्स की। मोटिवेटर्स क्या है? जो इन मोटिव्स को अराइज करेंगे। अगर मेरे लिए पैसा मोटिवेटर का काम करता है, तो मोटिवेटर का मतलब वो टेक्निक जो आपको मोटिव करेगी, जो आपको मोटिव्स की तरफ लेकर जाएगी। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को स्टेटस मोटिवेट करता है, किसी को उसका काम मोटिवेट करता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसी को सक्सेस मोटिवेट कर रही है। तो मोटिवेटर वो टेक्निक है विच आर यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोटिवेटर है। जैसे कि प्रमोशन, पे बढ़ा देना, स्टेटस दे देना, सबके सामने तुम्हारी तारीफ कर देना, ताली बजा देना, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेटर। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम मोटिवेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, कैसा होता है मोटिवेशन। तो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए हम यहाँ पे याद कर सकते हैं ICPNG। अब PNG इमेज का एक्सटेंशन होता है, यानी कि ICN इमेज, तो इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ICPNG, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक इमेज भी क्रिएट कर रहा है। सो सबसे पहला है हमारे पास इंटरनल फीलिंग। I स्टैंड्स फॉर इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन प्योरली एक इंटरनल फीलिंग है। यार हम ना सन्यासी हो गए हैं, अब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं कर रहा है। हमारी इंटरनल फीलिंग हो गई है कि यार हम संतुष्ट हो गए हैं, हमें पूरी दुनिया जहाँ की वो सब जो भी चीजें थी वो सब मिल गई, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मोह माया से दूर हो चुके हैं हम। तो क्या कोई चीज मोटिवेट कर रही है? एक ऐसा इंसान जो कह रहा है ना कि यार मैंने संन्यास ले लिया, मैंने सांसारिक मोह से संन्यास ले लिया है, तो उसे तुम कुछ भी कर लो, उसके सामने कुछ भी रख दो, उससे वो मोटिवेट नहीं करता है। सो मोटिवेशन इज टोटली एन इंटरनल फीलिंग। ये आपकी अर्ज है, आपके अंदर की वो ड्राइव्स हैं, वो डिजायर्स हैं, जो नीड्स हैं, ये सारी चीजें इंटरनल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट भी करती हैं। जब कोई चीज हमें चाहिए ना और वो चीज जब हमें नहीं मिलती है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तुम लगे पड़ो किसी के पीछे बहुत महीनों से, पहुंचने ही वाले थे वहां तक कि तुम्हारे एक दोस्त ने दगाबाजी कर दी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाएगा यार। जब तक जो तुम्हारा जिगरी दोस्त था, जब तुमने उसको देखा ना, तो यार तुम्हारा बिहेवियर उसके लिए एकदम से बदल गया। तो मोटिवेशन इज प्योरली एन इंटरनल फीलिंग। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स है भाई। भाई हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबका मोटिवेशन का जो सोर्स है वो अलग होगा। मुझे कोई चीज मोटिवेट करती होगी तो आप लोगों को कोई और चीज मोटिवेट करती होगी। कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है समझना। मैं नहीं जान सकती, मतलब मुझे जानना होगा अगर मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है। अब जैसे क्या होता था बचपन में, तो बहलाया फुसलाया जाता था बच्चों को कि पहले तो इतना ही बोलते थे कि 10th क्लास का एक बच्चा अगर उसे इतना बोल दिया जाता था, बेटा 10th में अच्छे नंबर ले आई हो 80%, तेरे को ना मोबाइल फोन दिला देंगे। भाई आजकल 6th क्लास के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन होता है और आईफोन तक होता है। कैसे मोटिवेट करोगे तुम इस इंसान को? तो यहाँ पे मोटिवेशन समझना बहुत मुश्किल है कि यार तुम्हें क्या मोटिवेट कर रहा है। तो अगर मुझे आपको मोटिवेट करना है तो मुझे समझना होगा कि तुम्हारे लिए मोटिवेशनल सोर्स क्या है। तो वो चीजें समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजेनस, अलग अलग है सब अपने आप में, होमोजेनस नहीं है यहाँ पे कोई भी। ठीक है, सो यहाँ पर आप सभी लोग अलग हो अपनी एक्सपेक्टेशंस में, परसेप्शन यानी कि सोच से अलग हो, रिएक्शंस अलग है तुम सबके। के अलावा जो मोटिवेशन हमने अप्लाई किया, जरूरी नहीं है कि उसका जो इफेक्ट है वो सब पे सेम भी हो, तो यूनिफॉर्म इफेक्ट भी नहीं हो सकता। अपनी क्लास में चीख चीख के कहती हूँ अरे बच्चों तुम सबके 80+ लेकर आ सकते हो, तुम सब 80+ ला सकते हो। खड़ा होके कहता है हमको 80+ चाहिए ही नहीं, पापा का बिजनेस है, हमें तो सिर्फ पास होना है। तो भाई उसे मैं कितना मर्जी कह लूं, कुछ भी समझा लूं, उसके समझ में आएगा क्या? नहीं। बट वहीं पे एक बच्चा ऐसा है जो कोने में बैठा है बिल्कुल, जिसके अंदर दिल की इच्छा है कि 80+ नहीं मैडम 90+ लेकर आने हमको। तो यहाँ पे सबके लिए जो इफेक्ट है मोटिवेशन का वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई मोटिवेशन का मतलब यही नहीं होता हमेशा कि पॉजिटिव, भाई नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। मम्मी कहती है तेरे को जायदाद से निकाल दूंगी, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तेरे नाम पर कुछ नहीं करूंगी, नेगेटिव मोटिवेशन है भाई। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? भाई पढ़ ले, ये पूरी जायदाद तेरी तो होनी है, कामयाब हो जा थोड़ा सा, ऑडी खरीद देंगे तुझे, चला जाइयो एमिटी यूनिवर्सिटी, तू भी खर्च कर लियो पैसे। पॉजिटिव मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव मोटिवेशन क्या हो सकते हैं? रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव क्या हो सकता है? तुम्हें पनिशमेंट दी जा रही है, तुम्हें जलील किया जा रहा है सबके सामने, डराया धमकाया जा रहा है तुम्हें सबके सामने, तुम्हारे इंक्रीमेंट्स रोके जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। जब मोटिवेट होते हैं तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई एक गोल है,
और फिर हमारा जो बिहेवियर है ना उस लक्ष्य की तरफ ही बढ़ता है कि यार ये चीज हासिल करनी है तो करनी है। मोटिवेट इसलिए हुए हैं, वो तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं आजकल ना, मेरे को लगता है यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है। एक टाइम था ये आईएएस और आईपीएस, पता है जो बच्चा पढ़ रहा था ना वो बहुत वो लगता था कि यार कितना पढ़ाकू बच्चा है, आईपीएस आईएएस बनेगा। और मेरे को लगता है आजकल अगर 10 घर है ना, 10 घर में से 4 घर में से बच्चा यूपीएससी करना चाहता होगा। ट्रेंड हो गया है वो, पता क्यों? वहां पे उसको सैलरी मोटिवेट नहीं कर रही है, वहां पे उसको पावर मोटिवेट कर रही है, स्टेटस मोटिवेट कर रहा है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है भाई? यही कि हम, अच्छा मैं वही इंस्टाग्राम के बारे में बताई थी कि वहां पर आपने रील्स देखी होंगी कि वो सामने वो चिपका देते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, स्टिकी नोट्स लगा के रखे होते हैं उनके ऊपर, उनके टारगेट्स लगे होते हैं। वैसे होता है, ये एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि जिस चीजों को हम रोज देखते हैं ना वो हमारे माइंड में फिर फिट हो जाती हैं चीजें। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि यहाँ पर ये ऐसा बिहेवियर जनरेट करता है ताकि हम परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो यहाँ पर जैसे प्रमोशन दिया जा रहा है, तो प्रमोशन किस लिए दिया जा रहा है? विद द ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। भाई आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो हमेशा जो मोटिवेशन है वो किस बिहेवियर को जनरेट करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये 4 फीचर्स है हमारे मोटिवेशन के। पहला क्या था? इंटरनल फीलिंग है, आपके अंदर से अराइज होगा। ये कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर किसी का मोटिवेशन अलग अलग है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाता है, आपके बिहेवियर को उस गोल की तरफ ही लेकर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया?